अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मा हफीज़ है और आज मेरे साथ मेरे गेस्ट एक दफ़ा फिर उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, अदील अकबर साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। पहले भी आपने मुझे एक दफ़ा ज्वाइन किया था। आज हमारी सीरीज़ नंबर 2 है जो कि काफ़ी गैप आ गया इसको करने में। फर्स्ट टाइम जो है आपको शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज आपको फर्स्ट टाइम ही देख रहे होंगे। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपका करवा दूँ कि आप जो हैं बिलोंग तो पाकिस्तान से करते हैं बट यू आर करंटली लिविंग इन कनाडा एंड आप रियल इस्टेट का बिजनेस रन कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि आपका इंटरेस्ट ज़्यादातर ट्रैवलिंग, एडवेंचर्स और नेचर से आप बड़े क्लोज हैं और बड़ी अटैचमेंट है आपकी नेचर के साथ। तो आज जो है आप बल्कि मैं बताना चाहूँगी कि आप एक यूट्यूब चैनल भी रन कर रहे हैं जिसमें आप अपने सारे एक्सपीरियंसेस जो आप करते रहे हैं वो आप शेयर करते हैं या अभी कर भी रहे हैं। ऑलमोस्ट हर वीकेंड पे ही आपकी ट्रैवलिंग होती है तो आप उसको रिकॉर्ड करते हैं ताकि बाकी भी लोग आपसे लर्न कर सकें कि एक्चुअली जो है वो एडवेंचर्स और ट्रैवलिंग्स कैसे करते हैं। सर थैंक यू सो मच। मैंने आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो करा दिया। जो आज फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहे हैं उनको थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। बहुत शुक्रिया जी। इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू पहले भी और अब भी। और अगर हमारी वसातत से कोई हमसे कोई सीख सके या कोई चीज़ जान सके तो हमें उसकी खुशी होगी। मैं एक चीज़ सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन में ऐड करना चाहूँगा कि आई एम अ टेक्नोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन। एक्चुअली रियल एस्टेट मेरा सेकंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और मैं यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी की कंपनी रन करता हूँ। प्राइमरीली दैट इज माय वर्क एंड रियल एस्टेट इज ऑन द साइड दैट आई डू। और जैसे आपने बोला है कि आई लव आउटडोर्स, आई लव एडवेंचर्स, आई लव टू ट्रैवल, आई लव टू डू सो मेनी थिंग्स। आई मीन टाइम इज सो शॉर्ट, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। तो कनाडा ऐसी जगह है जहाँ पे ये सारी चीजें जो है बहुत क्योंकि इट्स अ ह्यूज कंट्री, इट्स लाइक अ कॉन्टिनेंट। तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ज्यादा हैं, एंडलेस हैं। आप कोई भी एक्टिविटी करना चाहें, यू नेम इट एंड यू कैन डू इट। चाहे वो फॉरेस्ट से रिलेटेड है, वो कैंपिंग से रिलेटेड है, वो माउंटेन से रिलेटेड है, वो ओशन से रिलेटेड है, वो लेक से रिलेटेड है, वो कनोइंग से रिलेटेड है, वो कायक से रिलेटेड है। आप सब कुछ कर सकते हैं। और बाय सेइंग दैट आई मीन जो मैंने सारे नाम लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इनटू all of these. I do all of these. So I love doing that. और मैं और मेरी जो वाइफ है उसको भी मैंने खराब कर दिया हुआ है, तो वो मुझे मोस्टली इन चीज़ों में ज्वाइन करती है। कभी मैं अकेले करता हूँ, बच्चों के साथ करता हूँ, लेकिन मोस्टली शी इज़ विद मी ऑन मोस्ट द एडवेंचर्स। उसको ये सारी चीज़ें जो सिखा दी हुई हैं, उसके पास भी बोटिंग का लाइसेंस है, उसके पास फिशिंग का लाइसेंस है। So we do things together, we love to do things together. जी थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। आपने जिस तरह से बहुत सारी चीज़ों के नाम लिए कि आपको इन सब चीज़ों में लाइक ओशंस में और बाकी डिफरेंट जगहों पे जाने का आपका एक्सपीरियंस है। आज हम जो फोकस कर रहे हैं, आज है हमारा फोकस फॉरेस्ट एडवेंचर्स पे। वैसे तो जैसे कि आपने बताया था कि आप पाकिस्तान में भी मोस्टली कश्मीर के एरियाज़ में बड़ा विजिट करते रहे हैं और यहाँ पे आपको पता है कि ओपन फॉरेस्ट हैं और हम यहाँ पे जाते हैं, लेकिन हमें एक्चुअली पता नहीं होता कि क्या हमें किस तरह से फॉरेस्ट में जाना चाहिए, क्या सेफ्टी मेजर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम आपसे लर्न करेंगे और थोड़ा सा आप से ये एक्सपीरियंस भी लेंगे कि कनाडा में और पाकिस्तान के फॉरेस्ट में ट्रैवलिंग करना, एडवेंचर्स करने में क्या डिफरेंस है। हम वहाँ यहाँ पाकिस्तान के फॉरेस्ट को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं और यहाँ पे लोग कैसे सेफ जो है वो एडवेंचर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने जो जैसे मुझे तो ऑलरेडी पता है कि आपने ट्रैवलिंग बहुत छोटी एज में स्टार्ट की, जैसे कि आपने बताया था कि आपके फादर ने आपको स्टार्ट में ही घर से निकाल दिया था कि जाएं और ट्रैवलिंग्स करें और एक्सप्लोर करें दुनिया को। तो आप अब जब ट्रैवलिंग्स करते हैं तो क्या आप भी जैसे आपने बताया वाइफ को भी साथ लेके जाते हैं, फैमिली को साथ लेके जाते हैं, तो ये कितना ज़रूरी है कि आप बच्चों को भी छोटी एजेस में अपने साथ लेकर जाएं एडवेंचर्स पे? इससे क्या उनकी लर्निंग, उनको क्या एक्सपोजर कैसे मिलेगा? देखिए इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कोई भी आपका इंटरेस्ट है जो आप अपनी नई नस्ल को आगे ट्रांसफर करना चाहते हैं, उनको वो छोटी एज में आपको बताना पड़ता है या साथ लेके जाना पड़ता है। बट द चैलेंज इज टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूजेज जो वो इतना बढ़ता चला जा रहा है कि आउटडोर एक्टिविटीज वो कम होती चली जा रही हैं और होती चली जाएंगी। आई मीन वी कैन नॉट स्टॉप इट, वी कैन स्लो इट डाउन बेसिकली।
सो यस, जो मेरा ट्रैवल है वो पाकिस्तान में एक्सटेंसिव है एक्चुअली, नॉट ओनली इन कश्मीर। मैंने जो नॉर्दर्न एरियाज हैं उसके और कश्मीर के सारे डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल किया हुआ है। एंड व्हेन आई ट्रैवल्ड, उस वक्त रास्ते इतने पुख्ता नहीं थे और इतनी ट्रैवलिंग की फैसिलिटीज नहीं थी, बसें वगैरह नहीं जाती थी सब जगह। तो कहीं आप पैदल जाते थे, कहीं आप जीपों पे जाते थे, कहीं आप मोटरसाइकिलों पे जाते थे। सो आई एक्सटेंसिवली ट्रैवल्ड, और मैं बहुत अच्छी तरह से वहाँ के फॉरेस्ट और यहाँ के फॉरेस्ट के जो डिफरेंस है या ट्रैवलिंग है या जो एटीट्यूड है लोगों का, वो बता सकता हूँ। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चंस, अगर आप बच्चों को छोटी एज में ये चीजें इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे तो बड़े होके वो ये नहीं सीख सकते। हमारे बच्चे जो हैं व्हेन दे वर लाइक लिटिल बेबीज, वो तब से ये सारी चीजें कर रहे हैं, कैंपिंग भी कर रहे हैं, इवन बोटिंग भी कर रहे हैं, कायाकिंग भी कर रहे हैं। और छोटी एज में मैंने ये कोशिश की कि इनके पास अपना इक्विपमेंट होना चाहिए ताकि उनको सेंस ऑफ ओनरशिप हो और वो उन चीजों को यूटिलाइज करें। चाहे वो एक छोटा सा चाकू से लेके एक स्विस आर्मी नाइफ हो छोटा सा, एक बच्चे को उसकी सेंस ऑफ ओनरशिप होती है, और मुझे होती थी बहुत ज्यादा, बिकॉज मेरे पास आज भी वो चाकू मौजूद है जो मैं आज से 25 साल पहले यूज करता था, वो आज भी मेरे पास मौजूद है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन पेरेंट्स का रोल इसमें जो है ना वो बड़ा वाइटल है कि उन्होंने बच्चों को क्या चीज सिखानी है, क्योंकि पेरेंट्स का इंटरेस्ट जो है वही तो ड्राइव कर रहा है ये सारी चीजें। जी बिल्कुल। हम गैजेट्स तो बड़ी जल्दी बच्चों के हाथ में जो है वो दे देते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने ये बताया कि अकेले जाने से बेहतर है कि आप अपने बच्चों को भी साथ लेके जाएं, अपनी फैमिली को साथ लेके जाएं, ताकि उनको भी एक्सपोजर मिले। और जैसे कि आपने कहा कि बड़ी एज में जाके उनको ये चीज़ें सिखानी मुश्किल हो जाएंगी, तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग कि आप उनको ये इक्विपमेंट्स दें ताकि वो एक ऑनरशिप फील करें। अच्छा, आपने अभी तक कितने फॉरेस्ट को विजिट किया है ऑलमोस्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट कंट्रीज में? देखिए जी, मैं जिस भी मुल्क में गया हूँ, लेट्स से 30-40 मुल्कों में, मेरे वहाँ पे सब जगह ही जो आउटडोर्स हैं, जो फॉरेस्ट हैं, वो उन जगहों को विजिट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान। Many years back, I was involved in a couple of rescue missions in Sharan Desert, Sharan Forest actually, or a couple of other places in Upper Chitral, Upper Gilgit areas में। हमारे पास वहाँ फॉरेस्ट बहुत कम रह गए हैं। हमारे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं वो कश्मीर के एरिया में हैं, बाकी जगह आप देखेंगे फॉरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले जा रहे हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतना ज्यादा है। बट व्हेन यू गो आउट, आप डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं तो आपको फॉरेस्ट जो है उनकी बड़ी वसी एरिया पे है। अब कनाडा की एग्जांपल लें तो कनाडा में जो फॉरेस्ट है वो बड़े वसी एरिया पे है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और आप यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करें तो आपको जगह जगह फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट मिलता है। एग्जाम्पल मैं इस तरह से दूंगा, आप यूरोप में ट्रैवल करें तो आप ये कह सकते हैं कि मैं जर्मनी से चला, फिर मैं बेल्जियम में अपने दोस्त को मिला, फ्रांस में जाके मैंने लंच किया, फिर मैं स्विट्जरलैंड गया, वहां डिनर किया, और रात को मैं वापस घूम के आ गया। सो यू कैन डू अ होल कॉन्टिनेंट, वेस्टर्न यूरोप को चक्कर लगा के वापस आ सकते हैं। बट इन कनाडा क्या होता है कि आप ओंटारियो की बात करें तो आप, मैं यहाँ से अपने घर से चलूं तो मैं 2 दिन ड्राइव करता रहूंगा एक साइड पे और मैं अभी ओंटारियो में ही हूँ। सो यू कैन इमेजिन कि यहाँ पे कितना बड़ा मुल्क है और यहाँ पे कितना बड़ा डेजर्ट है, और कितना बड़ा, आई डोंट नो व्हाई आई कीप सेइंग डेजर्ट। फॉरेस्ट की बात मुझे हमने लगता है करनी है डेजर्ट से आज, होके तो आए हैं फॉरेस्ट क्योंकि की सो और फॉरेस्ट भी बड़े तरह तरह के फॉरेस्ट होते हैं। आप किस जगह जाते हैं, कहाँ की जंगली हयात किस तरह की है, आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना पड़ता है, अकॉर्डिंगली आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। So I think all the countries that I've visited their outdoors, I've visited their forests and jungles. अच्छा, आपने जंगली हयात की बात की, तो वैसे ही हमें जंगली हयात का नाम सुन के जो है वो एकदम से डर लग जाता है कि हम कैसे फॉरेस्ट में जाएंगे। तो किस तरह से हम, आप बताएं कि हम जब फॉरेस्ट में जाते हैं तो डिफरेंट एनिमल्स जो हैं, स्पेशली कनाडा में आपने क्या एक्सपीरियंस किया कि कौन से वाइल्ड एनिमल्स आपने देखे, और इनकी सेफ्टी मेजर्स किस तरह से? इवन अगर कहीं भी किसी भी कंट्री में आप फॉरेस्ट में जाते हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं, आप कैंपिंग करते हैं या ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग जो है, किस तरह से आप सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि आप ये जो एक फियर सबके जहन में होता है ना कि फॉरेस्ट एडवेंचर नहीं करना, और मेन जो उसका फियर होता है वो यही एनिमल्स की वजह से होता है, वाइल्ड एनिमल्स का। तो इनसे किस तरह से जो है वो मेजर्स किए जाए? क्या कनाडा में ऐसे कोई जो है वो सेफ्टी मेजर्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए जाते हैं या आपको खुद से ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है?
नहीं, चूंकि ये कंट्री बहुत वसी है आपके पास, जब आप फार ऑफ एरियाज में चले जाते हैं तो नॉट नेसेसरली आपके पास वहां पे सेल फोन के सिग्नल्स हों या कुछ भी, तो इसलिए वो मेजर्स कोई प्रोवाइड करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। तो जो आप एडवेंचर्स करते हैं उसमें आपने आपको अपने खुद से प्रिपेयर करना होता है। अब चूंकि ये बहुत बड़ा मुल्क है, तो अगर मैं ओंटारियो की बात करूं या वेस्टर्न कनाडा की बात करूं तो जानवर मुख्तलिफ हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एरिया आई लिव इन और वेयर आई नॉर्मली गो, लेकिन दूसरी एरियाज पे मैं विजिट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास रीच बहुत है, जंगली जो ब्लैक बेयर है वो बहुत ज्यादा है। फिर जब आप जंगल में होते हैं ना, तो छोटे से छोटा एनिमल जो है ना वो भी आपके लिए लीथल हो सकता है, तो आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एरिया जॉर्जियन बे, तो उसमें आप ट्रैवल करते हैं तो आपको इसलिए तैयार रहना पड़ता है कि वहाँ पे रेटल स्नेक बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर आप डीप इनटू द वुड्स जब जाते हैं तो वहाँ पे मूज बहुत ज्यादा है, और मूज अगर बच्चे के साथ माँ होगी तो वो भी उतनी खतरनाक है जितना कि कोई और जानवर हो सकता है। वुल्फ्स बहुत ज्यादा हैं, कयोटीज जिन्हें जंगली कुत्ते कहते हैं वो काफी ज्यादा हैं। तो वो डिपेंडिंग ऑन कि आप अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं और आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि जानवर ऑलवेज इलूसिव होता है, वो आपके नजदीक नहीं आना चाहता। जानवर कभी भी नहीं चाहेगा कि वो इंसानों के नजदीक आए अनलेस कि आप उसको रीजन दें। जब आप रीजन देते हैं तो वो आपके नजदीक आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना बैकपैक उठा के चल रहा हूं और मैंने उसके अंदर गोश्त और स्टेक और वो कोई चीजें रखी हुई हैं, तो जानवर उसकी स्मेल के पीछे आएंगे। भूख लगी होगी जिस जानवर को, वो आपके पीछे आएंगे। तो जब हम उन एरियाज में ट्रैवल करते हैं तो हम फूड का बड़ा खास ख्याल रखते हैं कि आप क्या खाएंगे, किस तरह से खाएंगे, उसको किस तरह से पैक करेंगे। तो हम उनके जो पैक्स हैं वो सेपरेट पैक्स बनाते हैं जिनमें हमारा खाना होता है। तो मैं बहुत दफा डिहाइड्रेटेड फूड लेके जाता हूँ या दूसरी भी लेके जाएं तो वो एक सेपरेट बैग में होते हैं जो कि एयर टाइट बैग होते हैं या एयर टाइट बैरल्स होती हैं। और उनको जब आप कहीं रहते हैं रात को, तो आप उसे अपनी कैंप साइट से 100 फुट दूर, 150 फुट दूर दरख्त के ऊपर टांगते हैं। और दरख्त के ऊपर भी हैंगिंग जो होती हैं ब्रांचेस, उन पे टांगते हैं 8-10 फुट दूर, ताकि वो ब्रांच हल्की और रीच अगर ऊपर चढ़ना भी चाहे तो उसे पता हो कि मैं इसके ऊपर से गिर जाऊं, ठीक है। तो वो जितना भी आपका प्रिपरेशन वर्क है ना, उसी में तो मजा है एक्चुअली। कोई भी ट्रैवल मैं करता हूँ तो मेरे ख्याल में वो सिर्फ ट्रैवल में एंजॉय नहीं करता हूँ, जो उसकी प्रेपरेशन है, जो उसकी प्री जो ट्रिप प्लानिंग होती है, दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें सारे का सारा चार्म होता है कि आप क्या फूड लेके जा रहे हैं, आप कौन से मैप्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। और अब बेयर्स को दूर रखने के लिए अगर मैं खाने के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहा हूं तो आप और चीजें यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बेयर स्प्रे यूज करते हैं। सो बेयर स्प्रे हमारे पास होता है, जो कि मैं बहुत कम लेके जाता हूं, लेकिन या समटाइम्स मैं लेके गया हूं। ये बेयर स्प्रे जो है, ये सिंपल, इसके ऊपर एक लॉक है कि अगर बेयर आपको चार्ज करे, जो कि बड़े कम चांसेस है लेकिन बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं जिनमें चार्ज किया है बेयर ने, तो ये बेयर स्प्रे आप कर सकते। लेकिन इसको यूज करना भी आपको आना चाहिए कि बेयर स्प्रे आपने किया और हवा आपकी तरफ थी तो आपने अपने आप को अंधा कर लिया। सो यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स। इन चीजों का जब तक आपको पता नहीं होगा, आप इन चीजों को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो आपकी अपनी प्रेपरेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी फूड सिक्योरिटी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी स्मेल पे जानवर आता है रात को, और दिन में आप चल रहे हैं तो वो आप 2 लोग इकट्ठे हैं 4, तो वो कम चांसेस है आपको चार्ज करे। लेकिन रात को अगर आप इररिस्पॉन्सिबल होंगे तो वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे। और आपके पास कोई सेफ्टी मेजर्स होनी चाहिए जो जस्ट इन केस कि आपके ऊपर कोई चीज चार्ज कर दी। अब आप चले जाए वेस्टर्न कनाडा में, तो वहां पे नॉट ओनली ब्लैक बेयर्स हैं, वहां ब्राउन बेयर्स भी हैं, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि पाकिस्तान में भी ब्राउन बेयर्स हैं, वो छोटे हैं, जो देवसाई में और डिफरेंट एरियाज में, आप शारन फॉरेस्ट में चले जाएं, दूसरे में चले जाएं, तो वहां पे ब्लैक बेयर्स भी हैं। लेकिन लोग हमारे वहाँ केयर नहीं करते हैं। मैंने देखा है देवसाई की कैंप साइट्स पे बेयर की कुछ वीडियोस हैं। अब वो सिर्फ फूड पे आए क्योंकि फूड को प्रॉपरली सिक्योर नहीं किया गया हुआ, और लोग इररिस्पॉन्सिबली उनकी वीडियो बना रहे हैं। जंगली जानवर है, ये भूल जाते हैं हम लोग, और इसमें हमें ये अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है कि जंगली जानवर से दूर रहना, उसको फीड ना करना। क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि जिस जंगली जानवर को आप फीड कर देते हैं ना, दैट्स अ डेड एनिमल। क्यों? उसका वो क्या हुआ कि वो इंसानों की तरफ आएगा, उसे मालूम है कि मुझे किसी ने फीड किया है,
तो इसका मतलब है कि उस जानवर को इन्हें मार देना पड़ेगा इवेंचुअली, क्योंकि हम वो रिस्क नहीं ले सकते कि जानवर आपके नजदीक आए। तो आप कैंप साइट्स में जाते हैं तो कई दफा कैंप साइट से बेर गुजर जाते हैं, मूस गुजर जाते हैं, लेकिन आपने केयरफुली अपना सेटअप किया हुआ है तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, वो निकल जाएंगे। लेकिन आप इररिस्पॉन्सिबल होंगे तो वो डेफिनेटली वापस आएंगे। वेस्टर्न कनाडा में भूरे रीछ हैं, फिर माउंटेन लायंस हैं, और फिर और कुछ जानवर हैं। तो आपको फिर अकॉर्डिंगली, अब वहां जब हम हाइक वगैरह पे जाते हैं तो एक चीज है कि आपने जानवर को सरप्राइज नहीं करना। आप ट्रेल्स पे हैं, जंगल है, फॉरेस्ट है, तो जारी बात है घना जंगल हो तो आप जब ट्रेल के टर्न्स लेते हैं तो आपको पता नहीं आगे क्या चीज है। तो यूजुअली क्या होता है कि इट इज रिकमेंडेड कि आप ना इस तरह की बेयर बेल, ये जैसे घुंघरू नहीं होता हमारा, सिंपल घुंघरू है, इसको आप इसमें पाउच में से निकाल देते हैं और अपने बैग पे, हम लोग ये रेगुलर यूज करते हैं। बेयर स्प्रे हम रेगुलर यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये हम रेगुलर यूज करते हैं हाइक्स पे। तो ये जब बैग पे लगा होता है तो ये साउंड आ रहा है आपको, ये वो घुंघरू बोलता चला। सो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि अगर कोई जानवर ट्रेल से गुजर रहा है या आपके सामने आने का चांस है तो उसे दूर से ये आवाज आ रही होगी तो वो ट्रेल से हट जाएगा। क्योंकि एज आई सेड कि जानवर हमसे ज्यादा खौफजदा हैं जितने हम उनसे खौफजदा हैं, ठीक है? तो वो कभी भी आपके सामने आना नहीं चाहता अनलेस कि कोई ऐसी रीजन हो जाए कि कोई एक मामा बेयर 2 बच्चों के साथ गुजर रही थी एंड यू हैपन टू बी देयर, एंड दैट इज अ डिजास्टरस सिचुएशन, क्योंकि वो उसको अपने लिए थ्रेट फील करेगी और वो आपको अटैक करेगी या कर सकती है। और मोस्टली अटैक्स जो हुए हैं वो या तो फीमेल जानवरों ने किए हैं जो बच्चों के साथ थे, या उन जानवरों ने किए हैं जिनके लिए आपने इररिस्पॉन्सिबिलिटी शो की, उनको फीड करने की कोशिश की, या आपने अपनी फूड सही तरह नहीं रखी हुई थी। तो अब माउंटेन लायंस का भी यही हिसाब है कि वो इन आवाजों से जा रहे हैं। जिस तरह ये स्प्रे है ना, इसी तरह एक और स्प्रे मिलता है जिससे ये भी एक्चुअली उनके लिए यूज हो सकता है, उसे कायोटी स्प्रे या वुल्फ स्प्रे कहते हैं, वो इससे छोटा पैक होता है। तो आप कई लोग वो कैरी करते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरीली। एज आई सेड कि ये प्रिकॉशन मैं ले रहा हूँ वर्स्ट के सिनारियो के लिए, लेकिन वर्स्ट के सिनारियो जो है उसके बहुत कम चांसेस होते हैं। आप उसके लिए दूसरी प्रिकॉशंस लें, अपने आप को प्रिपेयर करें, तो आप बेटर तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें और जानवर को भी। अब मैं पाकिस्तान में एक बार तो शारान फॉरेस्ट में हम लोग रेस्क्यू पे थे, हमारा एक ग्रुप गुम हो गया था और रात 10 बज गए थे। तो मैं और 3 और लोगों ने हमने वॉलंटियर किया और एक हमारे साथ लोकल था। तो हमारे पास सिर्फ एक कुल्हाड़ी थी और 3 डंडे थे, और रात के टाइम हम वहां पे, क्योंकि वहां पे हाउंड्स भी वो छोड़ देते हैं रात, जो ऊपर जानवर चराते हैं तो वो रात को अपने हाउंड्स को खुला छोड़ देते हैं ताकि वो जानवरों की हिफाजत करें। सो आई मीन you got to be prepared, you got to be aware of the situation कि यहाँ क्या हो सकता है, and then you prepare and then you act accordingly if something happens then. अच्छा, इसकी जैसे आपने बताया कि स्नेक्स भी होते हैं और डिफरेंट जो है इंसेक्ट्स भी होते होंगे, तो इसकी क्या प्रॉपर कोई ड्रेसिंग भी होती है जो आपको करके जानी होती है? मतलब इसका एक तो जैसे इक्विपमेंट आपने बताया, इसी तरह क्या प्रॉपर इसका कोई ड्रेसअप भी होगा जो आपको वो लाजमी पहन के जाना चाहिए? जी, मैं ड्रेस से मैं आपको एक चीज पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड जरूर बताना चाहूंगा कि मैं कह रहा था छोटा जानवर भी आपको बहुत तंग कर सकता है। फॉरेस्ट में मच्छर और मक्खी, डियर फ्लाई और हॉर्स फ्लाई, ये 4 ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी जान अजाब बना देती हैं। अभी मैं और मेरी वाइफ हम लोग एक आइलैंड पे गए हुए थे ये पिछले वीकेंड पे। तो वहां पे जो मक्खी थी ना, वो ऐसे काटती थी जैसे कि ओ माय गॉड, सिंपल जो आम मक्खी होती है हमारी, लेकिन वो काटने वाली मक्खी, साइज भी वही था। तो वो अब अगर मैं फुल स्लीव्स पहन रहा हूँ और मैं फुल ट्राउजर पहन रहा हूँ तो वो उसके अंदर से भी काट रही थी हमें, इतनी लीथल थी वो। और इस तरह मच्छर जो हैं, बिग साइज मच्छर, मैंने तो वो पाकिस्तान में कभी देखे भी नहीं थे, इतने बड़े बड़े मच्छर जो आपको काटते हैं। तो आप बग स्प्रेज यूज करते हैं उसके लिए, तो आप अपने जिस्म पे बग स्प्रे या बग क्रीम यूज करते हैं उन चीजों का दूर रखने के लिए। एंड सिमिलरली जो आपने बात की कि मैं किन एरियाज में जा रहा हूँ, देखिए जो आपका टूल्स है ना, टूल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जब मैं बहुत यंग था, लड़कपन था, तो तब जारी बात है वहां पे एक तो आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स नहीं थी, नंबर 2 हमारी जो नेचर है वो इस तरह की है कि देखा जाएगा, हो जाएगा, दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू डू एज वेल। लेकिन अब जिन बच्चों को मेंटर करता हूं उनको मैं सिखाता हूं कि, या बताता हूं कि उन्हें इन चीजों के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। आप व्हाई टू टेक अ चांस, गेट इनटू दैट सिचुएशन
और आपके सामने अब चूंकि सोशल मीडिया आपने देखा बहुत सी खबरें ऐसी आती हैं जिनमें कि फेटल एक्सीडेंट्स भी हुए हैं और नॉन फेटल एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, और अगर उनके लिए प्रॉपर केयर की गई होती तो वो एक्सीडेंट्स ना होते। अब मैं अगर माउंटेन पे अपना बकल खोल देता हूं अपनी हार्नेस से हीरो बनने के लिए या पिक्चर खींचने के लिए, सो आई एम रनिंग इनटू द रिस्क, आई कैन फॉल, you know, I can fall into the crevice, I can slip into the crevice, ग्लेशियर हिल सकता है नीचे, मैं उसकी वजह से अपनी टांग तोड़ सकता हूँ, कुछ भी हो सकता कर सकता हूँ। लेकिन जो हाइक्स में मैं मोस्टली पहनता हूँ, मैं हाई एंकल पहनता हूँ ताकि एक तो आप किसी जानवर पे आप पैर रख भी दें तो वो प्रॉब्लम ना हो, नंबर 2 वो आपके पैरों के लिए बेटर है, आपकी टांगों के लिए बेटर है, आपकी हाइक के लिए बेटर है। सो मैं भी और मेरी वाइफ भी, हम लोग मोस्टली हाई एंकल पहनते हैं जब हम दूर के ट्रेल्स में हो। जब हम नजदीक के ट्रेल्स में जहाँ हमें मालूम है कि कोई ऐसे जानवर या इतनी स्ट्रेनस सिचुएशन नहीं है, तो हम लोग रेगुलर हाइकर्स पहनते हैं। और जो ट्राउजर्स मैंने आपको बताया कि उन पे अगर आप स्प्रे कर दें या पैरों के नजदीक या बाजुओं पे स्प्रे कर दें तो आपको ये बाकी बग्स तंग नहीं करते हैं। सो यस, यू गॉट टू प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। अच्छा, आपने जैसे भी बताया कि आप मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करते हैं वो बच्चे जो अब फर्स्ट टाइम जाना चाहते हैं ऐसे एडवेंचर्स पे, तो उनके लिए आपका कोई ग्रुप है, वो आपसे किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आप उनको जो है वो, एक तो आप वीडियोस के थ्रू भी कर रहे हैं अपने चैनल के थ्रू, लेकिन इसके अलावा भी क्या कोई ग्रुप ऐसा है जिस जो वो ज्वाइन कर सकें और आपसे मेंटोरशिप ले सकें? ऑनेस्टली नहीं है। आई वुड प्रॉब्ली आई शुड प्रॉब्ली डू दैट, लेकिन मैंने देखा है कि मैं 2-4 ग्रुप्स इस तरह के बनाए थे तो वो ओवरवेलमिंग हो जाता है। यू नो, पीपल दे डोंट रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी, यू नो, कि आप, अब हम डिफरेंट टाइम जोन में हैं, अगर मुझे रात को 3 बजे 4 बजे कॉलिंग करने की कोशिश कर रहा है तो ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना पिक इट अप, राइट? तो वो मैंने देखा है कि yes, I'm willing to join a responsible group and mentor them there. I'm willing to, you know, impart my knowledge. I'm willing to show them around, teach them how to do things. Lekin probably I need to convince myself to go around this and make my own group and just teach them there. Maybe koi aur ye start kar le to I can pitch in there time to time, which I do time to time. Otherwise also jin log ke groups hain तो उनको मैं pitch in करता रहता हूँ time to time. But no, I don't have a group where I'm doing that as a procedural approach. अच्छा, चलें अब वापस उधर ही जंगल में आ जाते हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसे फील हो रहा था कि मैं वाकई में वो फॉरेस्ट में ही खड़ी हुई हूँ, और स्पेशली जो है ना डर भी लग रहा था कि साइड से जो बियर और स्नेक्स और जो है ना एनिमल्स की आप बातें कर रहे हैं। तो अच्छा, वहाँ पे आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने, वैसे तो आप डिफरेंट जगहों पे जाते हैं तो ट्रैक्स होते हैं, प्रॉपर ट्रैक्स बने हुए होते हैं, तो जब आपने फॉरेस्ट के में ट्रैवलिंग करनी है तो आपके प्रॉपर ट्रैक्स नहीं होते, डिफरेंट बुशेस भी आ रही हैं, ट्रीज भी हैं, तो किस तरह से आप अपना वे कैसे बनाते हैं उसमें जाते हुए? उसके लिए भी क्या कोई इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए होता है? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पाकिस्तान से शुरू करता हूँ। जब मैं पाकिस्तान में ट्रैवलिंग शुरू की थी ना तो मैप्स अवेलेबल नहीं होते थे, तो समहाउ ये गॉड गिफ्टेड है कि मुझे उस वक्त भी मैप रीडिंग का बहुत शौक था। मैं छोटा बच्चा था तो मैं अपने हाथ से मैप बना के पेपर्स पे लेके जाया करता था। मैं जहां भी जाता था तो मेरे पास अपने मैप होते थे। तो फॉर एग्जांपल मैं 20 दिन के लिए गया हूं ना, तो मेरे पास 5-6 मैप होते थे, क्योंकि वो इतना बड़ा मैप मैं बना नहीं सकता था। तो मैं A4 साइज के पेपर जो होते हैं सिंपल, उसके ऊपर वो मैप बनाता था। फिर मैं अब्बू से वेरीफाई कराता था कि रास्ते में कौन, अब वो एग्जैक्ट मैच तो नहीं होते लेकिन वो मुझे पता होता था कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, कौन कौन से शहर, कौन से गांव आ रहे हैं मुझे रास्ते में, और किन एरियाज में मुझे रुकना है, किन एरियाज में नहीं रुकना। कई आजाद इलाके होते थे जिनसे गुजर रहे हैं, तो उसमें मुझे अब्बू बताते कि इसमें रात नहीं रहना या इसमें जल्दी गुजर जाना है। सो दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैवल। बट नाउ व्हेन यू गो हियर, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि आप एक जगह से ए पॉइंट से बी पॉइंट ट्रैवल करें और उसके दरम्यान में 8-10-15 लेक्स भी आनी है, और लेक्स में अब मैं अपनी कनू पे जा रहा हूँ और वहां पे मुझे एक लेक से दूसरी में जाने के लिए पोर्टाज करने की जरूरत है। तो पोर्टाज करना है तो पोर्टाज यूजुअली यहाँ पे मार्क्ड है कि कहाँ से पोर्टाज है। अब वो ट्रेल की क्या सिचुएशन है वो डिपेंड करता है हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग इट। अगर वहां पे 2 साल से कोई नहीं गया तो ओवर ग्रोथ होगी आपको अपनी कुल्हाड़ी से, अपनी आरी से। सो बेसिकली आप अपनी किसी किस्म की भी आरी कैरी कर रहे हैं, मैंने आपके लिए ये चीजें पास रखी थी, मे बी यू नो दैट विल बी हेल्पफुल थिंग फॉर अदर्स टू सी। या मैं अपनी हैचेट कैरी कर, अब मेरे पास कलेक्शन ऑफ आरियां, कलेक्शन ऑफ हैचेट्स, कलेक्शन ऑफ चाकू, यू नो, कलेक्शन ऑफ डैगर्स है। दिस माय इंटरेस्ट आल्सो कि मैं ये चीजें
कलेक्ट करता हूँ। तो अब उसको अगर कोई पिछले 2 साल से ट्रैवल नहीं किया उस ट्रेल को किसी ने, तो वहां ओवर ग्रोथ हो गई होगी, रास्ता नहीं होगा, आपको वो ब्रांचेस या दरख्त को काटने पड़ेंगे गुजरने के लिए। तो अब जो मैं ट्रिप के लिए जा रहा हूं, अब मैं आपको बताता हूं रिकमेंडेड मेथड क्या है, कि मैं क्या करने जा रहा हूं और मैं कैसे करूंगा। तो मैं रिकमेंडेड मेथड ये है कि मैं अपना पूरा जो पाथ है मैं डिफाइन कर रहा हूं। हाँ, मैं उससे थोड़ा बहुत डेविएट करूंगा लेक टू लेक जाते हुए, लेकिन जनरल एरिया एक डिफाइंड है और वो मैं किसी को बता के जाऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं अपनी वाइफ को बता के जाऊंगा, या हम दोनों जा रहे हैं तो हम बच्चों को बता के जाएंगे कि हम किस जनरल एरिया में जा रहे हैं, ताकि बाद में प्रॉब्लम होता है हम वापस नहीं आते हैं तो ये रेस्क्यू कॉल कर सकें। अब उसके लिए मैप्स अवेलेबल हैं। अब अगर हम नेविगेट कर रहे हैं पानी में तो उसके मैप्स अवेलेबल हैं। अगर मैं बैक कंट्री जा रहा हूं तो उसके मैप्स अवेलेबल हैं, आप परचेज कर सकते हैं। आप परचेज नहीं करते हैं तो आप ऑनलाइन जाके उसको प्रिंट कर लें, लेकिन वो उतने क्लीन नहीं होंगे, उतने साफ नहीं होंगे, आपको नजर नहीं आएगा। तो उनमें आपकी पोर्टाज मार्क्ड है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ए से शुरू किया और मुझे 4 किलोमीटर की मैंने पहले कनू है करनी है, उसके बाद मेरी 1 किलोमीटर की मेरी हाइक है टू गेट टू द नेक्स्ट लेक। इसका मतलब है कि मैं वहां जब निकलूंगा तो मुझे अपनी कनू या अपनी काइक जिस पे मैं गया हूँ वो अपना फूड बैरल अपना बैकपैक वो मुझे लेके जाना है दूसरी जगह। तो मैं उसे 1 किलोमीटर को चक्कर लगाऊंगा, पहले एक चीज लेके जाऊंगा, फिर दूसरी चीज लेके जाऊंगा, फिर तीसरी चीज लेके जाऊंगा, तब मैं दूसरी जगह जाके स्टार्ट कर सकता हूँ। और जनरली जो बैक कंट्री एरियाज हैं वहां कोई और ट्रैवल भी करा तो आपकी चीज को कोई हाथ नहीं लगाता। तो मैंने देखे ना, मैंने 4 चक्कर लगाए, 1 किलोमीटर जाना, 1 किलोमीटर आना, 4 दफा लगाया तो 8 किलोमीटर तो मेरे यही हो गया आने जाने में। अब मैं दूसरी जगह पहुंचा, वहां से अपनी चीजें दोबारा लोड की और मैं वहां से चल पड़ा। अब मेरे पास मैप में जनरल आइडिया है मैं कि किधर जा रहा हूँ पानी में, और मैं वहां दूसरी जगह निकलूंगा और फिर मैं फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचूंगा। अब उसके लिए 2-3 चीजें जरूरी हैं। एक तो जो पेपर मैप है लोग यूज करते हैं, और एक छोटे जीपीएस यूज करते हैं। कई किस्म के ये जीपीएस अवेलेबल हैं। ये छोटा सा चीप जीपीएस है जिसका एंटेना नहीं है तो इसके सिग्नल्स उतने स्ट्रांग नहीं, लेकिन मेरे पास दूसरा भी है जिसमें एंटेना भी है। और बहुत सारे लोग अगर ग्रुप में हो तो वो वॉकी टॉकी यूज करते हैं आपस में, क्योंकि वहां सिग्नल्स नहीं होते तो वो आपस में डिपेंडिंग 5 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, 2 किलोमीटर दूर है तो वॉकी टॉकी यूज करते हैं। तो ये हो गया। अगर आप पानी से नेविगेट करके जंगल में जा रहे हैं तो वही बात है कि आपको उसकी अलहदा मरीन नेविगेशन के मैप्स हैं, मरीन नेविगेशन के लिए वॉकी टॉकीज हैं जो आप यूज करते हैं, उसके रेंज ज्यादा होती है। सो दैट इज हाउ यू डू दैट। यू प्रिपेयर, यू इन्फॉर्म, यू ट्रैवल एंड यू स्टिक टू द प्लान। ताकि मैं अगर 5 दिन के लिए 7 दिन के लिए गया हूं तो जनरली उन्हीं डेज में मुझे वापस निकलना चाहिए। और अगर मैं डिफाइंड एरियाज में गया हूं, जो कि यहाँ पे जो मैसिव पार्क्स हैं जो कि बैक कंट्री आपको अलाउ करते हैं, तो आप वहां रजिस्टर करते हैं बाकायदा जाने के लिए। लेकिन मैं अगर क्राउन लैंड पे गया हूं तो वहां कोई रजिस्टर, यू आर एट योर ओन, आप चलेंगे, किसी को कुछ पता नहीं, सिर्फ आप जिसको बता के गए उनको पता है। लेकिन अगर आप पार्क्स में करते हैं तो आप वहां रजिस्टर करते हैं, तो अगर आप 5 दिन में वापस नहीं आए तो somebody will definitely call the rescue। लेकिन आप चूंकि इतने फार फ्लंग एरिया में आपके पास टाइम बहुत थोड़ा होता है बचने बचाने का, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया है तो टाइम बहुत थोड़ा होता है, तो आपको उसी तरह से अपना मतलब ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए। हमारे पास अपनी ये तो हमने रेगुलर हाइक्स के लिए छोटी सी एक फर्स्ट एड किट बनाई हुई है जिसमें कुछ पट्टियां हैं, कुछ बांधने की चीज है। लेकिन जब हम दूर जाते हैं तो फिर हमारे पास बड़ी फर्स्ट एड किट होती है ताकि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम लोग वहां पे वो कर सकें, एक दूसरे को रेस्क्यू कर सकें। So that's how it is, but I mean yes, आपको दिल बड़ा करना पड़ता है जाने के लिए, और अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस। अल्लाह ने खूबसूरती बड़ी एंडलेस बनाई है, और आप 10 जगह एक जगह जाते हैं, आपको हर दफा कोई नई चीज मिलती है, नया जानवर देखने को मिलता है, नया होराइजन मिलता है, कभी बादल होते हैं, कभी धूप होती है। दैट इज हाउ इट इज। जी, अच्छा, अभी जैसे आप बता रहे थे कि आपको इतना इक्विपमेंट जो है वो भी आपको साथ लेके जाना पड़ता है, और मतलब आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बड़े रिस्पॉन्सिबल होके जो है वो जाएं। और इसमें आप ये बताएं कि फूड का किस तरह से, जैसे आप कह रहे थे कि आप मीट नहीं लेके जा सकते, तो फूड में क्या रेकमेंड किया जाता है कि क्या आपके साथ होना चाहिए, या वहीं पे कुकिंग करते हैं या कुछ साथ लेके किस तरह से जाते हैं? नहीं, मीट आप लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको उसकी स्टोरेज बड़ी रिस्पॉन्सिबली करनी है।
अब देखिए आप रेगुलर 5, 7, 10 दिन के ट्रिप पे जा रहे हैं तो जब अगर आपकी गाड़ी नजदीक है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका कूलर मौजूद है, आपके कूलर में आइस है और आप उसमें वो चीजें रख लेते हैं। और रात को जब हम कैंप करें, चाहे वो हम ट्रेलर में करें चाहे वो हम टेंट में करें, एक्सक्यूज मी, तो हम वो फूड जो अपने पास नहीं रखते, गाड़ी में रख देते हैं। और गाड़ी में भी बेयर बहुत स्मार्ट हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले उसको कूलर में डालते हैं, कूलर जो है वो सील होता है, उसके ऊपर कोई चटाई कपड़ा कोई चीज डालते हैं ताकि उसका जो विजुअल इफेक्ट है वो भी खत्म हो जाए। ये तो हो गया जब आप गाड़ी से जा रहे हैं। जब आप दूसरे तरीके से जा रहे हैं जहां आपको अपना सामान उठाना है, फूड उठानी है, तो आपको मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो ये है कि आप वेट ज्यादा उठाएंगे अगर आप फूड डिहाइड्रेट नहीं करेंगे। तो अगर आप डिहाइड्रेटेड फूड लेते हैं बाजार से तो वो हलाल नहीं मिलती है। प्रॉब्लम ये है कि उसमें नॉन हलाल फूड मिलती है, जो आप वेजिटेरियन मिल जाती है, वेजिटेरियन आपको पैक्स मिलते हैं, लेकिन दोज आर वेरी एक्सपेंसिव। आई मीन एक मील जो है अगर मैं $10-15 का ले रहा हूँ, मैं 5 दिन गया हूँ, तो यू कैन इमेजिन कि मेरी सिर्फ फूड ही कितनी एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो वैसे भी हमें सूट नहीं करती क्योंकि उसके टेस्ट जो हमारा उस चीज का डेवलप नहीं हुआ था। तो हम मोस्टली कुकिंग अपनी खुद करते हैं, वी कुक ऑन साइट, and that is again one of our hobbies, to cook outside, you know, जो forest cooking या outdoor cooking है ना, this is one of our passion also, we cook a lot। हम अपने घर में भी बाहर ही कुकिंग करते हैं समर में अपने अपने बाहर ऑर्गेनिक फूड से, जो आपका किचन गार्डन है उसी से मुझे लगता है आप वहीं से लेकर किचन गार्डनिंग आज जो करते हैं वहीं से फूड लिया और वहीं घर में भी पका लिया और वही मुझे लगता है साथ भी ले जाते हैं। जो जो कुछ चीजें हैं ना, जैसे हो गए टमाटर, हो गए खीरे, हो गए मिर्चें, हो गई गार्लिक हो गया, तो हमारा पूरा सीजन अपना ही चल जाता है। ऑल्दो हमारा सीजन बहुत छोटा, लेकिन हम अपने लिए इतना ग्रो कर लेते हैं कि हमारा काफी देर तक चल जाता है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो वो हम फूड जो है वो उसको आप डिहाइड्रेट कर सकते हैं। उसके डिहाइड्रेटर मिलते हैं, लेकिन बड़े सिंपल तरीके भी हैं। मैं तो बाहर ग्रिल में 200 पे ग्रिल करके ना, तो उस पे चीजें रखता हूँ, तो वो 8 घंटे में वैसे ही चलने दे आप उसको, तो वो 8 घंटे के बाद खुद ही ड्राई। फॉर एग्जाम्पल आपका मीट था 2 किलो का, तो वो रह जाता है 200 ग्राम का, 300 ग्राम का, क्योंकि वो ड्राई हो जाता है। तो आपको वहां पे फिर जब पकाते हैं तो आपको उसको हाइड्रेट करना पड़ता है, तो आप उसको पानी में डाल के बॉयल करते हैं। तो पानी हम कैरी नहीं करते क्योंकि जो लेक्स हैं बहुत साफ हैं, बहुत खूबसूरत हैं। तो आप मिडल ऑफ द लेक पानी उठाएं और आप ले आए। तो हमारे पास फिल्टर होता है, लेकिन आप मिडल ऑफ द लेक का बॉइल्ड वाटर जो है यूज कर सकते हैं, हम फिर भी फिल्टर करते हैं उसे। तो आप फूड में वेजिटेबल्स भी आप लेके जा सकते हैं, जो हो लेंटल्स लेके जा सकते हैं, दालें लेके जा सकते हैं, आलू लेके जा सकते हैं। लेकिन आपने वेट कम करना हो तो आप डिहाइड्रेटेड फूड जो भी आप पका लें। आप फर्ज करें आपने पास्ता बना लिया अपना, तो आप उसको डिहाइड्रेट कर लें। आपने खाना बना लिया, कीमा पका लिया, आप उसको डिहाइड्रेट कर लें। चिकन बना लिया, आप डिहाइड्रेट कर लें, वहां जाके हाइड्रेट कर लें। तो आप ये सारा कुछ ले जा सकते हैं, बट रिस्पॉन्सिबली। दैट इज द की, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे लोग जो हैं वो जब इधर जाते हैं तो वो वेजिटेरियन हो जाते हैं, वो गोश्त कैरी ही नहीं करते, रिस्क ही नहीं लेते। वो कहते हैं कि रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है। तो हम भी जब दूर वाले पार्क जाते हैं जहाँ बेर बहुत ज्यादा है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि गोश्त ना ही लेके जाए, अपनी सेफ्टी के लिए। बंदा 2-4 दिन 6 दिन आप नहीं भी खाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। तो आप सरवाइव कर अच्छा सकते हैं इजीली अच्छा कोई भी खाना खा के। जी। अच्छा, आपने जैसे फूड का बताया, अब जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो जो आपने फूड खाया है और वो उसके जितना भी आपने डिस्पोज्ड ऑफ करना होता है, आपने अक्सर तो वैसे यहाँ पे तो आपने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया होगा, बड़ी खूबसूरत जगह है हमारी। और लेकिन वही है कि लोग जो भी चीज़ें हैं वो बाहर डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। उनके लिए एक प्रॉपर जो है वो उसमें भी रिस्पॉन्सिबल होना जो है वो आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है? और उसके लिए किस तरह से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं कि जो फूड भी आप साथ लेकर जा रहे हैं उनको इतनी खूबसूरत जगहों पर ना थ्रो करें, ताकि जो बाद में आने वाले लोग हैं वो भी उन जगहों को एंजॉय कर सकें। और इवन दैट इज़ डेंजरस फॉर द एनिमल्स दोज आर लिविंग देयर इन द फॉरेस्ट। तो आप इसके बारे में, कि मेरा लास्ट आपसे होगा, आपका मैंने काफ़ी टाइम ले लिया, बस इसका थोड़ा सा बता दें कि किस तरह से आप जो है वो डिस्पोज ऑफ करते हैं चीज़ों को। This topic is very very close to my heart actually, and इस टॉपिक पे मैं बहुत दफा बोल चुका हूँ, बहुत लोगों से डिस्कशन कर चुका हूँ, और बहुत लोगों को एनकरेज करता हूँ कि जितना जरूरी ये चीज है ना, अपने मुल्क और अपनी जगह को साफ रखना, इतनी जगह कोई नहीं है। एक्चुअली हम अभी जो ये इस हफ्ते हम आइलैंड पे गए थे, तो मैंने उस पर भी एक अपनी कैंप साइट पे मैसेज रिकॉर्ड किया था। I'll post it एक्चुअली इस वीडियो में। तो
मैं जब पाकिस्तान में भी ट्रैवल करता था, मैंने तब भी कभी गार्बेज वहां नहीं फेंका, फॉर वन रीजन और अनदर। वो अवेयरनेस जो है वो बड़ी टेंडर एज में मुझे आ गई थी कि अगर अपना घर, अपना मुल्क, अपना शहर, अपना गांव आप खुद साफ नहीं रखेंगे ना, और कोई नहीं रखेगा। तो आई थिंक वी आर वेरी गुड एट जस्ट पॉइंटिंग फिंगर्स, ब्लेमिंग अदर्स के उसने नहीं किया, वो जी गवर्नमेंट ने वो नहीं लगाया, फलां नहीं किया। देखिए जी, हमें जो अपनी मदद हम खुद नहीं करेंगे ना तो कोई भी नहीं करेगा, गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। इतने मासेस, आप देखेंगे कितनी पॉपुलेशन है हमारी, गवर्नमेंट क्या कर सकती? कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, मैं इसमें पॉलिटिकल होने की कोशिश नहीं करूंगा, व्हाट आई ट्राई टू से इज कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाएगी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जब इररिस्पांसिबली चीजें लेफ्ट राइट एंड सेंटर फेंक रहे होंगे, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, कोई बंदा नहीं कुछ कर सकता। एंड दिस इज द ब्यूटी हियर कि यहां भी लोग कई फेंकते हैं, कई इररिस्पांसिबल हैं, लेकिन मेजॉरिटी नहीं है। मेजॉरिटी ना इररिस्पांसिबल होने की वजह से हम लोग, टेक एन एग्जांपल कि जब आप एक चीज उठा के लेके जा रहे हैं, तो मेरी फूड बैरल लेट्स से के 30 पाउंड्स की है, 40 पाउंड्स की है। अब मैं रोज खाना खाता चला जा रहा हूं, उसका वजन कम होता चला जा रहा है। हाउ हार्ड इट इज कि मैं 30 लेके गया था तो 2 पाउंड वापस ले आऊं, वही गार्बेज, वही प्लास्टिक, वही थैले वापस ले आऊं। कितना मुश्किल है ये। देखिए, आप सिंपल एज अ ह्यूमन बीइंग सोचने की कोशिश करें कि मैं 30 पाउंड लेके गया था, अंदर से सब खा लिया मैंने, तो अब रह गया 2 3 4 पाउंड रह गया, तो जब 30 मैं ले जा सकता हूं तो 4 वापस क्यों नहीं ला सकता? और यही नोशन है, यही चीज है जो हम फॉलो करते हैं, और यही चीज है जो लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। अब हम गए थे तो हमारा टोटल गार्बेज, ये अभी जो हम कैंप पे गए थे आइलैंड पे, हमारा टोटल गार्बेज जो है ना, वो एक छोटा सा इतना सा शॉपिंग बैग बना था, उसी में हमने सारा कुछ इकट्ठा किया, अपनी गाड़ी में रख लिया, जहां डिस्पोजल हमें मिला वहां पे हमने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो अगर मैं वही चीज अपनी गाड़ी में वापस रख के लेके आ सकता हूँ वहां से, मैं तो क्यों नहीं करूंगा? मैं लास्ट टाइम जब गया तो मैं कश्मीर गया था, और मैं इस्लामाबाद गया था। इस्लामाबाद में वो आप जो ऊपर मशहूर रेस्टोरेंट्स वगैरह उधर जाते हैं, तो उधर गए तो उसके रास्ते में आपने देखा होगा व्यू पॉइंट्स हैं, आप व्यू पॉइंट्स पे रुके, एंड दैट रियली ब्रोक माय हार्ट कि आप व्यू पॉइंट से नीचे देखें तो वहां सारा गार्बेज ही गार्बेज है। और हम कहते हैं जी इस्लामाबाद जो है ना वो दुनिया का सबसे खूबसूरत कैपिटल है। हमें ना इन चीजों से बाहर आना पड़ेगा देखने के लिए। एक बंदा जिसने सिर्फ इस्लामाबाद देखा है, उसके लिए तो इस्लामाबाद सबसे खूबसूरत हो सकता है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस्लामाबाद को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। हम तो उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और एंड सो इज ट्रू फॉर ऑल द प्लेसेस। आप कश्मीर चले जाएं, देखें गार्बेज किस तरह हमने नदी नालों के, वही नदी नाले जिन पे मैं बचपन में नहाया हुआ हूँ, खेला हुआ हूँ ना, तो वहां पे अब मैं प्रॉब्ली नहीं घुस सकता पानी में, क्योंकि वो पानी इतना गंदा और इतना खराब हो गया। उसके साइड पे अगर गार्बेज पड़ी हुई है, मैं एक बार तो शारान में बहुत दफा गया हूँ जब मैं यंग था, तो उस वक्त कोई नहीं जाता था वहां पे, एक यूथ हॉस्टल होता था, तो वो हम बुक करा लेते थे, हम चले जाते वहां पे ऊपर हाइक करते थे। तो उसके रास्ते में ना एक जगह नदी नाला आता है, तो वहां पे लोग ब्रेक लेते हैं। तो वो लोग ब्रेक ले रहे थे, जब मैं पहली दफा गया तो वो ऐसे पाथ सा है जहां से पानी आ रहा है, तो मैंने उसके अंदर चला गया, तो उसके अंदर एक खूबसूरत आबशार। लेकिन मैं जैसे ही वो अंदर एंटर हुआ तो मुझे आई कैन वांटेड टू थ्रो अप, क्योंकि वहां इतना कचरा लोगों ने अंदर किया हुआ था, टॉयलेट बना दिया हुआ उस जगह का। अब लोगों को नहीं पता, अब वो बाहर वहां बैठ के कुलियां कर रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, अंदर जाके देखें तो आप कभी उस पानी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो वो चीज किसने ठीक करनी है? वो आपके वहां के लोकल गवर्नमेंट आएगी वहां पे उसको सिखाने के, भाई यहाँ पे टॉयलेट नहीं जाना है, यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे बैठना नहीं, यहाँ पे कचरा नहीं फेंकना, यहाँ पे टॉफी खानी है, इसका ये कवर नहीं फेंकना। ये तो आपकी खुद की अवेयरनेस है। ये आपको खुद रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि आप घर का कचरा सफाई करते हैं तो गली में ना फेंक दें, गली भी आपकी है, आपने उसी गली में से गुजरना है, उसी में से आपकी मोटरसाइकिल गाड़ी साइकिल गुजरनी है, और वही आपके मुंह पे धूल आनी है, मिट्टी आनी है और कचरा आना है। तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आवर पीपल नीड टू लर्न, कि जो कचरा आप जहां जगह वहां फेंकें, वो चाहे 10 मील दूर है, वो चाहे 100 मील दूर है, आप अपना कचरा अपने पास रखें और वहां फेंकें, और अपने गली मोहल्लों सड़कों में मत फेंकें। और यही मेरा मैसेज है ऑनेस्टली हर एक के लिए। आप अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करते, आप झूठ बोलते हैं, आप लायर्स हैं, कि आप कहते हैं जी मुझे मुल्क से बड़ी मोहब्बत। अपने मुल्क से जिसको मोहब्बत होगी वो अपना मुल्क को गंदा करेगा, खराब करेगा?
तो आई एम सॉरी कि मैं इसमें थोड़ा इमोशनल हूँ इस टॉपिक पे, लेकिन मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता। कोई कहता है जी मैं अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत करता हूँ और उसी मुल्क को मैं तबाह करता हूँ, वो मोहब्बत नहीं करता, वो बेसिकली वो उस मुल्क को तबाह कर रहा है डे बाय डे। जी तो बिल्कुल, अपना जैसे हम कचरा कहते हैं ना लेकर आए। हमारा मुल्क हमारा घर, हमारा जो मुल्क है वो हमारा घर है, तो क्या हम अपने घर में इतनी गार्बेज के साथ रह सकते हैं? और ये सोचने वाली बात है। और स्पेशली जो पेरेंट्स, जिस तरह से आपने कहा कि छोटी एजेस में अपने बच्चों को अपने साथ एडवेंचर्स पे, ट्रैवलिंग्स पे लेकर जाएं, और ये चीज़ उनको फ्रॉम वेरी अर्ली एजेस, जिस पे मैं भी अक्सर ये बात करती हूँ कि छोटी एजेस में चीज़ें सिखाना स्टार्ट कर दें। और आप यकीन करें कि अगर आप स्टार्ट में बच्चों को सिखाएंगे कि भाई आपने गार्बेज इस तरह से नहीं फेंकना, आपने गाड़ी, अगर आप गाड़ी में हैं तो आपने शॉपिंग बैग्स रखे हुए और आप बच्चों को कहते हैं कि आपने बाहर नहीं थ्रो करना, तो ये इतनी हैबिट उनमें बिल्ट हो जाती है कि उसके बाद अगर आप एज अ पेरेंट भी ये काम करेंगे तो वो बच्चे ही आपको खुद रोक देंगे। तो इसलिए आई थिंक ये चीज़ें जो एब्सोल्युटली, है वो स्टार्ट से ही एब्सोल्युटली। आप बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर दें, ताकि एटलीस्ट जो लोग बच्चे जो अब हमारे ग्रो हो रहे हैं वो इन चीज़ों का ख्याल रखें। और जो ट्रैवलिंग्स और एडवेंचर्स का आज जो आपने एक नया एक व्यू दिया हमें कि किस तरह से रिस्पॉन्सिबल हो के हमने ट्रैवलिंग्स करनी है, बस वैसे ही मुंह उठा के अक्सर हम चले जाते हैं जिधर दिल चाहता है, उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं होती है, उसकी जो है वो नो हाउ नहीं होती, उसके बारे में हम रिसर्च नहीं करते हैं और फिर बाद में हम इतनी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो इसका आपने बड़ा अच्छे तरीके से आज सारा आपने फॉरेस्ट एडवेंचर से रिलेटेड बताया। आई होप कि ये जो है वो हेल्पफुल होगा सबके लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी एडवेंचर पे आपसे मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Absolutely. Yeah, there are so many topics, there are so many interests that we can talk about and we can teach our people. और ये मेरे ख्याल में इस तरह की टीचिंग जो है ये आपको स्कूलों कॉलेजों में नहीं हो रही होती। ये आप जो लोग इस तरह के काम करते हैं या जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, आप उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। और पाकिस्तान में बहुत लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबली भी कर रहे हैं ये चीज़ें, लेकिन मेजॉरिटी को ये सीखना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी एंड विल बी इन टच इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू ठीक सो है, मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।